हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि आज फिर से एक बार हम बात करेंगे आपका इतिहास के टॉप 20 प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि पहला हमारा प्रश्न है कि लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग, यहाँ पे जो होगा आपका अपरिचित, अपरिचित यानी कहाँ के लोग जो थे जिनको लोहे से अपरिचित थे। ठीक है ना, यानी कि लोहे के बारे में उनको पता नहीं था। तो ऑप्शन जैसे कि पहला हमारा है वैदिक युग के, या गुप्त काल के लोग, या हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, यानी कि लोहे से ये लोग क्या थे, अपरिचित थे, और इन दोनों को क्या था, लोहे का ज्ञान था। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सी विशेषता नहीं थी। इसमें ध्यान रखिएगा कि विशेषता नहीं थी, यानी कि जो विशेषता नहीं थी उसको हमें देखना है, न कि विशेषता को। ठीक है, तो जैसे कि पहला ऑप्शन है कि सड़कें सीधी व एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसका मतलब कि वो 90 डिग्री पे काटती थी। ये तो बात सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है तो सही है। फिर कह रहा है कि मकानों के दरवाजे पिछली ओर खुलते थे। मकानों के जो दरवाजे थे पिछली ओर खुला करते थे, नहीं, ये गलत होगा हमारा। मकानों की जो दरवाजे थे वो पीछे की तरफ नहीं खुलते थे। बात करते हैं सीख में। तो मकान अच्छी व पक्की ईंटों से निर्मित थी, ये भी बात सही है। मकान जो थी उनकी अच्छी पक्की ईंटों से क्या थी, बनी हुई थी। तो इसलिए हमारा जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा हमारा बी, यानी कि मकानों के जो दरवाजे थे वो पीछे से नहीं खुले थे। तो यही हमारा राइट क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो दूसरे का जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यही हमारा राइट आंसर होगा। बात करते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह, ठीक है, कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो है आपका लोथल में। कहाँ पे है, लोथल में। ठीक है ना, याद रखिएगा लोथल में जो है ये पतन नगर का जो बंदरगाह है ये लोथल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लोथल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। यानी कि वेद आप जानते हैं कितने होते हैं, तो वेद होते हैं आपके 4। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और एक होता है अथर्ववेद। क्या होता है, अथर्ववेद होता है। यानी कि वेद जो है ये 4 प्रकार के हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वेद ऐसा है जो सबसे प्राचीन है। तो याद रखिएगा जो सबसे प्राचीन वेद होता है उसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है ना, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 5वां प्रश्न है हमारा कि सद्गमय कहाँ से लिया गया है। यानी अस्तोमा सद्गमय जो है ये कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा ये भी जो है आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद और अस्तोमा सद्गमय ये भी कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न। तो 6 नंबर का प्रश्न है हमारा कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विधिदाता था। याद रखिएगा प्राचीन भारत का सबसे बड़ा विधिदाता बताना है। तो विधिदाता तो इसके आप हिसाब से जैसे कि कौटिल्य है, मनु है, फिर मेगस्थनीज है। हालांकि सभी ये विद्वान है लेकिन सबसे बड़ा माना गया है किसको, मनु को। ठीक है ना, कौटिल्य आप जानते ही हैं चाणक्य को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, चाणक्य को। ठीक है ना, जिसने अर्थशास्त्र की क्या की है, रचना की है। अर्थशास्त्र की रचना की है कौटिल्य ने। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो है इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था, इंडिका। यानी कि इंडिका नामक पुस्तक जो है किसने लिखा था, आपका मेगस्थनीज ने लिखा था। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे इससे। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न जो कि 7 है कि सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं। यानी कि सांख्य दर्शन जो है इसके रचनाकार कौन है, कपिल, गौतम या कणाद। ठीक है ना, तो याद रखेंगे सांख्य दर्शन के जो रचनाकार हैं वो है आपका कपिल। कौन है, कपिल। यानी कि 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने सांख्य दर्शन की रचना की थी। ठीक है, बात करते हैं और कणाद को आप जानते हैं सबसे पहले ही बताया था परमाणुवाद का। ठीक है ना,
कर्णद ने ही परमाणुवाद सिद्धांत बताया था सबसे पहले, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्राचीन में ही सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, बाद में जो वैज्ञानिक है वो बताए, ठीक है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उपनिषदों की संख्या है। याद रखिएगा, जो उपनिषद की संख्या होती है 13 होती है, न कि 18। 18 होती है किसकी? पुराणों की, ठीक है ना। पुराणों की जो संख्या होती है वो 18 होती है, और उपनिषदों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 13 होती है, ठीक है। चलते हैं 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? तो वैदिक सभ्यता में किसकी पूजा नहीं होती थी? तो याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता में वरुण की भी पूजा होती है, इंद्र की भी पूजा होती है, और एक याद और रखेंगे, सूर्य की भी पूजा होती है, लेकिन लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कि वरुण की पूजा होती है, इंद्र की पूजा होती है, सूर्य की भी पूजा होती है, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है? तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र जो है ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। किससे? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 11वां प्रश्न है कि आर्य शब्द का अर्थ है। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि आर्य शब्द का अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन या विद्वान। तो इसका जो आर्य शब्द का अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। श्रेष्ठ या कुलीन, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो 12वां प्रश्न है हमारा कि आर्य भारत में आए। यानी कि ये तो पता चल गया कि आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन, लेकिन आर्य भारत में आए कहाँ से? ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्य जो है भारत में आए थे वो मध्य एशिया से होकर आए थे। किधर से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि आर्य समाज निम्न में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ण था जिसमें विभाजित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर हमारा है ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय या सभा। तो आर्य जो थे वो ब्राह्मण भी थे में विभाजित था, क्षत्रिय में भी विभाजित था, लेकिन ये सभा में विभाजित नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे कह रहा है ना कि नहीं था, तो नहीं था इसका मतलब कि सभा जो थी इसमें नहीं थी, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न पे। तो 14वां प्रश्न है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो था आपका कांस्य। क्या था? कांस्य, ठीक है। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सॉरी, याद रखिएगा, कांस्य नहीं है बल्कि आपका लोहा है, ठीक है ना। अभी अभी पीछे गया है प्रश्न जो कि हम देखे हैं। तो वैदिक कालीन लोगों को लोहा का ज्ञान था, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है कि वेदों की संख्या है। वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या अभी बताए थे, वेदों की संख्या कितनी है? तो वो होती है आपका 4। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन जो है ये गलत है। वेदों की संख्या 4 होती है, ठीक है। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यहाँ पे पूछना चाहिए था इसको कि पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पूछना चाहिए था किसकी? पुराणों की संख्या पूछना चाहिए था, लेकिन पुराणों की संख्या न पूछकर फिर से वेदों की संख्या आ गया है। तो याद रखिएगा, 18 जो होता है वो पुराणों की संख्या होता है, ठीक है। तो पुराणों की यहाँ पे संख्या पूछनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? यानी कौन सा ग्रंथ जो है आर्यों का प्रथम ग्रंथ माना जाता है? तो आर्यों का जो प्रथम ग्रंथ है वो भी है आपका क्या? ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद ही आर्यों का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर है हमारा प्रश्न कि महाभारत किसने लिखी? तो हमको लगता है कि ये शायद सबको पता होगा। महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा था। आप वाल्मीकि जानते ही हैं, वाल्मीकि ने क्या लिखा था? तो कहेंगे कि सर रामायण लिखा था। वाल्मीकि ने क्या लिखा था? रामायण लिखा था, ठीक है। और उसके बाद से कौटिल्य के बारे में बता ही दिए हैं आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? फिर यार दोबारा आ गया, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं।
19वां प्रश्न है हमारा कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आर्य तो पता चल गया कि मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मध्य एशिया से आए थे। लेकिन हमको ये नहीं पता कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ है। भारत में, कहाँ पे? भारत में। तो याद रखिएगा, आर्य जो है भारत में सबसे पहले आए थे पंजाब में। कहाँ पे आए थे? पंजाब में आए थे। ठीक है, तो पंजाब में ही सबसे पहले आर्य जो है भारत में आए थे। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला जो प्रश्न होगा ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते, आप जानते हैं सत्यमेव जयते कि देश के राज्य चिन्ह में देवनागरी लिपि से लिया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सत्यमेव जयते किस लिपि से लिया गया है? तो कहेंगे कि सर देवनागरी लिपि से लिया गया है। किस लिपि से? देवनागरी लिपि से लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि गया वह कहाँ से लिया गया है, यानी कि क्या किससे लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है, या मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या फिर सामवेद से लिया गया है? तो याद रखेंगे ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हमारा कौन सा? तो हमारा सत्यमेव जयते, यानी कि सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।